हथियार इन्हीं के लिए आए हैं, इनके ऊपर केस भी चलाया गया। सीबीआई ने यह केस कोर्ट में भी पुटअप किया, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया सीबीआई जिससे यह प्रूफ हो कि ये हथियार इन लोगों के लिए आए थे या इस संगठन के लिए आए थे। और भारत सरकार इन सभी 6 के 6 लोगों के ऊपर केस चलाती है क्योंकि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उस टाइम एक ऐसा ऑपरेशन कहें या ऐसे एक आतंकवादी गतिविधि कहें जिससे पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। इन 6 के 6 लोगों को हिंदुस्तान सरकार ने उम्र कैद की सजा दी। और जैसे मैंने आपको बोला कि इस केस का मास्टरमाइंड किम डैमी तो डेनमार्क भाग गया था, लेकिन भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी कि उसे डेनमार्क से वापस लाया जाए, लेकिन डेनमार्क गवर्नमेंट ने कभी उसे भारत को नहीं सौंपा। अब आते हैं कहानी की कुछ एक सस्पिशियस चीजों में जिन्होंने आज भी इस कहानी को उलझा रखा है। जो पीटर ब्लीच है वो ब्रिटेन का रहने वाला था और ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए काम करता था, लेकिन उसने ब्रिटिश एयरफोर्स से रिजाइन दे दिया। इसके बाद ये किसमें जुड़ गया? इसके बाद ये आर्म्स डीलिंग के अंदर जुड़ गया। इसका काम था दुनिया के अलग अलग देशों को वेपन सप्लाई करना, और तभी कहते हैं कि ये MI6 और CIA की नजरों में आया। और लोग कहते हैं कि ये दोनों देशों के लिए क्या करता था, एक डबल एजेंट का काम करता था। लेकिन आज भी ये कंफर्म नहीं है कि पीटर ब्लीच MI6 का एजेंट था, MI5 का एजेंट था या CIA के लिए काम करता था। लेकिन यह चीज पक्का है कि दुनिया की किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम करता था। किम डैमी, इसका असली नाम निकोलस क्रिश्चियन, बहुत मुश्किल सा नाम है यार। ये तो पहले ही सस्पिशियस है यार, क्योंकि इसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता डेनमार्क का। मैं आपको ये बताऊं कि कई बार डेनमार्क के अंदर इसके खिलाफ कई कार्रवाई हुई, लेकिन कभी इसको अरेस्ट नहीं किया गया। यहां तक कि एक बार कहते हैं कि डेनमार्क की फोर्स ने इसके घर पर छापा मारा तो इसके घर के अंदर ब्रिटिश पासपोर्ट मिला, US पासपोर्ट मिला, तब भी किसी ना किसी का हाथ इसके ऊपर था कि इसे ज्यादा टाइम तक डेनमार्क की जेल में नहीं रखा गया। और आप खुद ही सोचो, जहां हिंदुस्तान ने अपनी पूरी डिप्लोमेसी लगा दी, फिर भी डेनमार्क गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, इसे हिंदुस्तान को नहीं सौंपा। आज भी इसे हिंदुस्तान को नहीं सौंपा। बट डेनमार्क गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही चीज बोल दिया कि किम डैमी कहता है कि उसके साथ भारत के अंदर एक अच्छा आचरण नहीं किया जाएगा, इसीलिए उसे भारत को डिपोर्ट ना किया जाए। यार एक चीज बताओ, एक आदमी हमारे देश की सीमाओं के अंदर आता है, हमारे देश में हथियार गिराता है, और फिर वो कहता है कि भारत उसके साथ एक अच्छा आचरण नहीं करेगा। क्या सिर्फ इस पॉइंट पर डेनमार्क गवर्नमेंट भारत को नहीं दे रही है या वजह कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किम डैमी के भारत आने से कई उन लोगों के नाम, उस देशों के नाम एक्सपोज हो जाएंगे जिसको कुछ एक पावरफुल देश नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के कुछ एक पावरफुल लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि किम डैमी भारत आए? जब इन 6 लोगों के ऊपर हम दोबारा जाते हैं, इन 6 लोगों को उम्र कैद की सजा आई हुई। अब कहानी यहां से और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है यार। और आपको पता है, महज 4 साल के अंदर इनमें से 5 लोगों को सजा माफ कर दी जाती है। हमारे जिस देश में यार कि एक क्राइम के अंदर, एक छोटे से क्राइम के अंदर भी जिसमें महज 15 दिन के अंदर बेल हो सकती है, 20 दिन के अंदर बेल हो सकती है, कुछ एक लोग, मैं कुछ एक लोगों की बात कर रहा हूं जो इनोसेंट हैं या जो सताए हुए हैं या आज के टाइम भी जेल चले गए, वो 10-10 साल से जेल से नहीं निकल पा रहे हैं यार। लेकिन सरकार ने महज 4 साल के अंदर इन 6 में से 5 लोगों को माफ कर दिया और उनके देश भेज दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं असली वजह, जो 5 लड़कियां के लोग थे, इन 5 ने अपनी नागरिकता बदली और रूस की नागरिकता ले ली। कहीं ना कहीं कहते हैं कि FSB को पता था कि यही वो 5 लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में नहीं रहने चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में FSB यानी कि जो उनकी सीक्रेट सर्विस है या रशिया की कोई बड़ी चीजें हिंदुस्तान के हाथ लग सकती हैं। तो प्रेशर दिया गया हिंदुस्तान गवर्नमेंट के ऊपर और महज 4 साल के अंदर इनकी सजा को माफ कर दिया गया और इन्हें रशिया भेज दिया गया। इसके बाद 4 साल के बाद 2004 के अंदर इस केस का मेन आदमी जिसने पूरे ऑपरेशन को ग्राउंड पर लीड किया, मतलब पीटर ब्लीच, सेम पीटर ब्लीच के साथ भी यही हुआ यार। पीटर ब्लीच की भी सजा माफ कर दी गई 2004 में और उसको ब्रिटेन भेज दिया गया। इसके पीछे की वजह MI6 का प्रेशर हिंदुस्तान सरकार के ऊपर, या जिन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था कि पीटर ब्लीच को ब्रिटेन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए या उसकी सजा को माफ कर दिया जाए। यार जिस आदमी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, मैं इसको बड़ा ऑपरेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 300 AK-47, 15,000 राउंड, कुछ एक रॉकेट लॉन्चर, कुछ एक ग्रेनेड, कुछ एक एंटी मिसाइल, कुछ एक लैंड माइन पकड़ी गई नहीं।
ये गवर्नमेंट का आंकड़ा था यार, मैं आपको बताऊं, जो आज तक कभी सामने नहीं आया। हजारों AK-47 थी यार, जो पकड़ी नहीं गई। महज 300 दिखाई तो 300 बता दिया गया। हजारों लाखों राउंड्स थे जो उस ऑपरेशन में गिराए गए। आज भी वो कहीं ना कहीं है, आज भी पूरे रिकवर नहीं हुए। आज आप देश में सुनते हो यार कि 4 आदमी के पास AK-47 पकड़ी, नक्सलाइट के पास AK-47 चले गई। आखिर ये हथियार कहां से आया? तो कहीं इस पूरी चीज का खुलासा ना हो जाए। पीटर ब्लीच को भी इस देश से बाहर भेज दिया गया और पीटर ब्लीच ब्रिटेन चला गया। और आज भी पीटर ब्लीच आजाद घूम रहा है यार। अब एक स्पाई की नजर से सोचते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको आपका आंसर मिल जाएगा यार। अगर हम 1995 में देखें तो उस टाइम देश के अंदर क्या क्या चल रहा था यार। देश के अंदर कश्मीर का अपना मुद्दा चल रहा था, पाकिस्तान का एक अलग मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा, बिहार के अंदर CPI आई, इनके अंदर आपसी लड़ाई, कांग्रेस को सरकार चाहिए थी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी म्यांमार का एक अपना फाइट चल रहा था यार। काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी एक अपनी आर्मी चाहती थी। यहां बांग्लादेश के अंदर एक अपना अलग मुद्दा चल रहा था, बांग्लादेश के अंदर की एक अलग आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। ये पूरे आसपास का मैं आपको बता रहा हूं। अब यहीं पर थ्योरी कि अगर ये हथियार FSB भेज रहा है, यानी कि रशिया भेज रहा है, तो रशिया का क्या मकसद हो सकता है? हो सकता है कि रशिया इन हथियारों को भेज रहा हो बंगाल के CPI या M के लोगों को, ताकि वो मजबूत हो सके। क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं क्या है, कांग्रेस बंगाल को भी अपना बनाना चाहती है। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट से कौन फाइट करेगा? जब तक इनके पास हथियार नहीं होंगे तो ये लोग कैसे लड़ेंगे? ये